सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियां लेकर आ गया हूं। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर मोहित सिंह ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के वर्ड्स में जानते हैं। मेरा नाम मोहित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये घटना मेरे परिवार के साथ आज से लगभग 8 साल पहले घटी थी, साल 2015 में। ये एक ऐसी घटना है जिसका असर मेरे परिवार पर आज तक है। दरअसल बात तब की है जब साल 2015 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरे पापा और मेरी बहन है, जो कि मेरे से बस 1 साल छोटी है। उस टाइम पर जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया, उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम उत्तराखंड में किसी ठंडी जगह पर कुछ टाइम के लिए वेकेशन के लिए जाएंगे। हम लोग कहाँ गए थे ये तो मैं आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता, बट ये एक उतना ज़्यादा पॉपुलर प्लेस नहीं था जैसे कि नैनीताल या मनाली वगैरह है। दरअसल एक आदमी था जो कि पापा के ऑफिस में काम करता था। उनके थ्रू उन्हें एक ऐसे बंदे के बारे में पता चला जो कि वैसे उत्तराखंड से ही था, और उसका वहाँ पर एक यूँ कह लीजिए फार्म हाउस टाइप था जो कि जंगल के आउटस्कर्ट्स में ही था। पापा ने वहीं पर रहने के लिए 1 हफ्ते के लिए उनसे बात कर ली, और उसके बाद सारी प्लानिंग हो जाने के बाद हम पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर चले गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो अंकल भी हमारे साथ वहीं पर आए थे। उन्होंने बस हमसे इतना बोला कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। पर जैसे ही वो गेट बंद करके वहाँ से निकलने वाले थे, उससे पहले उन्होंने बस इतना कहा, कोशिश करिएगा शाम होने के बाद आप यहाँ से बाहर न निकलें, जंगल की तरफ ना जाएं। ये उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला जैसे कि वो हमें डराना चाह रहे हों, और पापा ने इसे मजाक में ही लिया और कहा हमें इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन्होंने बस इतना कहा, आप पर्दे वगैरह बंद करके रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला और बस दरवाज़ा बंद करके चले गए। हम सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और हंसने लगे। हालांकि हम सभी के मन में कुछ सवाल थे। जैसे कि मैंने बताया, ये फार्म हाउस जंगल के आउटस्कर्ट्स में था, तो आसपास और कोई घर तो था नहीं। सबसे नज़दीकी घर उन्हीं का था जिनका ये फार्म हाउस था, जो कि यहाँ से लगभग 1 मील की दूरी पर था। अब क्योंकि हम उसी दिन आए थे तो हमारा और कोई प्लान था नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हमें रेस्ट ही कर लेना चाहिए, बाकी घूमने फिरने का हिसाब हम कल देख लेंगे। वहाँ पर टोटल 2 रूम्स थे। एक में मम्मी और पापा रेंज हो गए और एक में मैं और बहन। रूम में एक बड़ी सी खिड़की थी जो कि उसी साइड को थी जहाँ से जंगल था, और वहाँ से जंगल कंटिन्यूसली दिख रहा था। बट रात के अंधेरे के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, यानी कि डर लग रहा था। कुछ टाइम तक वो पर्दा हमने खोल के ही रखा हुआ था, और हमने सोचा था कि सोने से पहले उस पर्दे को हम बंद कर देंगे, बट हम लोग उस पर्दे को बंद करना भूल गए और हम बेड पर लेटे, एक साइड मैं और एक साइड मेरी बहन, और उसके बाद सोने लगे। कुछ ही देर के बाद हम लोगों को नींद भी आ गई। बट मुझे नहीं पता, रात में मेरे ख्याल से 12-1 बजे के बाद में ही एकदम से मेरी आँख खुली। मैंने नोटिस करा कि बाहर शायद बारिश हो रही थी क्योंकि तेज़ आवाज़ आ रही थी। पर इसी के बीच में मुझे किसी चीज़ के मानो हाउल करने की आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ एकदम से मेरे कानों में जैसे ही पड़ी, मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। मेरी नींद एकदम से पूरी तरीके से उड़ गई और मैं बस उधर की तरफ देखने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी, यानी कि जंगल की साइड। मेरी नज़र खिड़की पे गई तो ये देखकर मेरी हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि खिड़की की दूसरी तरफ से मुझे बस अंधेरा दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं, और मुझे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब ये पहली आवाज़ के बाद धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी देर में ये आवाज़ कंटिन्यूसली आने लगी, और ये आवाज़ सच में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और सच कहूँ तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये आवाज़ किसी जानवर की थी। मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं बता पाता। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं कंटिन्यूसली उस खिड़की की तरफ देख रहा था।
एक मन कर रहा था उठकर उस खिड़की के पर्दे को बंद कर दूं, बट पता नहीं क्यों अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं बस एक ही पोजीशन पे बिस्तर पर लेटा लेटा उधर देख रहा था। पता नहीं लेकिन किसी पल पे मेरी आंख एकदम से बंद हो गई, और जैसे ही मेरी आंख जब खुली मैंने बस इतना देखा कि मेरे साइड में मेरी बहन नहीं है। मैं इस टाइम दूसरी तरफ करवट कर चुका था। एकदम से मुझे लगा कि शायद मेरी झपकी से लग गई और मैं इस तरफ को देखने लगा, पर अपनी बहन को अपने साइड में ना पाकर मैं अब कमरे में इधर उधर देखने लगा, और एकदम से तभी मेरे कान में एक बार फिर से वही हाउल करने की आवाज़ गूंजी। तब जब मैं खिड़की की तरफ वापस पलटा तो ये देखकर मेरी रूह कांप गई कि मेरी बहन खिड़की के सामने खड़ी थी, पर काफ़ी ज़्यादा अजीब पोजीशन में। उसके कंधे आगे की तरफ झुके हुए थे, उसके हाथ आगे की तरफ लटके हुए थे, और वो बस खिड़की से बाहर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो कहीं खोई हुई सी हो। डरते डरते मैंने उसे आवाज़ दी, उसे बुलाने की कोशिश करी, पर उसने मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। अब तक मेरी हालत सच में ख़राब हो गई थी और मैं नहीं जान रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, पर मैं अपनी बहन को उधर पता नहीं इस अजीब हालत में नहीं छोड़ सकता था। मैं खड़ा हुआ और अपनी बहन को आवाज़ मारने लगा, पर वो बस खिड़की के बाहर देखे जा रही थी और मुझे जो दिख रहा था सिर्फ खूब अंधेरा। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या देख रही है, पर मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो जो कुछ भी देख रही थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था और कुछ ऐसा था जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। जब मैं उसके लगभग बिल्कुल साइड में आके उसे आवाज़ देने लगा, तब एकदम से ही उसकी गर्दन मेरी तरफ को घूमी, और ये देखकर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डर गया कि वो सीधा सीधा मेरी आंखों में देख रही थी और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। 2 से 3 सेकंड तक मेरे को देखने के बाद वो वापस से खिड़की की तरफ देखने लगी और बाहर झांकने लगी। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, पर डरते डरते मुझे बस समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बस जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी बहन के हाथ को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करी और उसे बिस्तर की तरफ ले जाते हुए बोलने लगा, आओ लेट जाते हैं, सोने का टाइम है ये। मुझे बस डर लग रहा था कि वो एकदम से मुझे पीछे से तेज से ना खींचे और न जाने फिर मेरे साथ क्या हो। पर मैं हैरान था कि वो बिल्कुल आराम से मेरे पीछे पीछे आने लगी। वो अब बेड पे बैठी और दूसरी साइड में आकर बैठ गया। हालांकि डरावनी बात यह थी कि वो अब लगातार खिड़की की तरफ देख रही थी, जैसे पहले बाहर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब जो भी चीज़ वो बाहर देख पा रही थी वो उसे कमरे के अंदर ही उसी जगह पे दिख रही थी जहाँ पर वो पहले खड़ी हुई थी। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं बस चुपचाप बिस्तर पे लेट गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है जल्दी सही हो जाए। और इस पूरे टाइम पर वो हाउल करने की आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी। कुछ देर के बाद ये आवाज़ एकदम से आनी बंद हो गई, और जैसे ही आवाज़ आनी बंद हुई मेरी बहन थोड़ी नॉर्मल सी हुई। मुझे ऐसा लगा कम से कम वो चुपचाप बिस्तर पर अपनी लेटी और उसके बाद शायद सो गई। जब मैंने इस बात को श्योर कर लिया तो मैं भी अपनी आंखें बंद करके बस कोशिश करने लगा किसी तरह मुझे नींद आ जाए, और मुझे नींद आ भी गई। मेरी नींद सीधा अगले सुबह खुली और मैंने देखा कि मेरी बहन अब भी सोई हुई है और कम से कम मुझे तो देखने में नॉर्मल लग रही है। कुछ देर के बाद जब वो उठी तो मैं उसे हैरानी के साथ देख रहा था, और मुझे ऐसे देखते हुए उसने बोला, क्या हुआ? पर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मेरे मन में ये चल रहा था कि जो चीज़ पिछली रात हुई क्या ये मुझे मम्मी पापा से बतानी चाहिए या फिर पहले अपनी बहन से इस बारे में बात करनी चाहिए। आखिरकार मैंने अपने मन में ये सोचा कि अगर मुझे अपनी बहन का बर्ताव थोड़ा अजीब लगेगा तो मैं उससे इस बारे में पूछूंगा, वरना नहीं पूछूंगा। पर थोड़ी देर तक उसे ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगा कि शायद उसे उस बारे में याद भी नहीं था जो बीती रात हुआ। यही सोच के मैंने इस बात को आगे ना बढ़ाना ही सही समझा और मैं बाहर की साइड आ गया। मौसम आज ही बाहर का काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा ही लग रहा था, पर आज पता नहीं क्यों मम्मी पापा भी थोड़े परेशान से लग रहे थे। इसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता, पर कम से कम मुझे लगता है कि उस रात उनके साथ भी कुछ न कुछ हुआ था जिसकी वजह से कुछ परेशान से थे। पापा ने बोला आज भी हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे ऐसे ही घर में खेलते हैं या फिर जो करना घर में ही करते हैं।
वो पूरा दिन भी हमने ऐसे ही घर में इंडोर गेम्स खेलने में या फिर घर के लॉन में बैठने में ही बिता दिया। थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लिए, कुछ वीडियोस बनाए। इसके बाद जब सब लोग वहाँ थे, मैंने बस इतना बोला कि मैं थोड़ा ऐसे ही जंगल में यहीं पे पास तक टहल के आता हूँ। पापा ने बोला कि थोड़ा ध्यान से रहना और दूर मत जाना। मैं बस गर्दन हिला के जंगल की तरफ जाने लगा। वो जंगल जो कि रात में इतना डरावना लग रहा था, इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था उसे देखकर। आसपास में बस पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि कानों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हालांकि जब मैं थोड़ा जंगल में आगे की तरफ आ गया, तब मेरे सामने मेरी एक नज़र गई एक बोर्ड के ऊपर, जिस पर लिखा हुआ था नो ट्रेसपासिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। पर चूँकि मैं रोड के इस साइड था, तो मैंने सोचा कि मुझे उस साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और मैं दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगा। पर पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे को आया था, जितने ही पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी और जंगल में बिल्कुल एक अजीब सी शांति छा गई थी। इवन मुझे भी मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तब मेरी नज़र सामने एक पेड़ पर गई और एक एक करके मेरी नज़र वहाँ पे मौजूद हर एक पेड़ पर गई, और मैंने जो देखा वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। हर एक पेड़ पर कुछ अजीब से निशान थे, मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स जिन्हें बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और उनके नीचे कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े से जानवर के पंजों के निशान हों। ये देखकर मैं भी थोड़ा हैरत में आ गया था, पर एक मन में अजीब सी उत्सुकता भी आ गई थी। मैं थोड़ा सा आगे और गया, और अब मेरे सामने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी बड़ी सी जगह थी जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था। और उस जगह पर जैसे ही मैं आया, कुछ चीज़ें मैंने देखी जो कि मैं सच में बता भी नहीं सकता। वहाँ पर बस कई सारी मूर्तियाँ थी, पर वो मूर्तियाँ भगवान की नहीं थी। वो मूर्तियाँ कुछ अजीब से देखने में शैतान सी ही लग रही थी, जैसे किसी के दांत लंबे, किसी के सींग निकले हुए, और काफ़ी ज़्यादा अजीब और विभत्स तरह की मूर्तियाँ। इनमें से कई सारी टूटी हुई थी, और वहाँ पर हर तरफ बस अजीब से निशान बने हुए थे। बस उस जगह पर खड़े होने भर से मेरे अंदर ऐसी फील आ रही थी कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, या फिर मैं किसी गलत जगह पे आ चुका था। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आके मैंने किसी और चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया हो। मैं सीधा भागते हुए अपने फार्म हाउस पे आ गया। जब अंदर आया तो उस टाइम पे पापा अंदर नहीं थे। मेरे आने के 2 मिनट बाद ही वो वापस आए, और मेरे चेहरे के भाव देखकर पता नहीं उनके भी चेहरे के भाव कुछ बदले बदले से लगे। उन्होंने बोला अब कोई बाहर नहीं जाएगा। इतना बोलने के बाद उन्होंने पर्दे वगैरह लगा दिए और दरवाज़ा वगैरह बंद करके सीधा अंदर आ गए। डिनर करने के बाद हम सभी लोग अपने अपने रूम्स में आ चुके थे। मेरी बहन, जो कि सुबह तक मुझे नॉर्मल लग रही थी, पर अब मुझे काफ़ी ज़्यादा चुप लग रही थी। मैं चाहता था कि उससे इस बारे में बात करूं, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों। हमने आज पहले ही उस खिड़की के पर्दे को बंद कर दिया था पूरी तरीके से। हम लोग बिस्तर पर लेट गए, और उसके बाद थोड़ी देर में मुझे लगा कि हमें नींद आ गई, पर मेरी नींद ज़्यादा देर की नहीं थी। मुश्किल से 10 मिनट में ही मेरी आँख खुल गई, और मैं बस इधर उधर देखता रहा। कब 1 घंटा बीत गया मुझे पता भी नहीं लगा, और उसके बाद वो आवाज़ आनी चालू हो गई। वही आवाज़ जो कि बीती रात आ रही थी। मैं वाकई में फिर से डरने लगा, और मैं बस इधर उधर देखने लगा। पर इस बार जो मैं देखने वाला था, इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। थोड़ी ही देर में मैंने बस इतना देखा, हमारे रूम की खिड़की के पर्दे के पीछे एक बड़ा सा साया था। वो इंसान का बिल्कुल भी नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतला सा लग रहा था। इतना पतला कि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि उसके हाथ की परछाई अलग दिख रही थी, पर वो जो कुछ भी था काफ़ी ज़्यादा भयानक था, और कुछ ऐसा था जो कि हम इंसानों ने कभी नहीं देखा। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तब मेरी नज़र हल्की से अपनी साइड में गई, तो मेरी बहन, वो बस अपने बिस्तर पर एक कोने में छुपकर बैठी हुई थी, और वो बाहर की तरफ लगातार देख रही थी। उसे देखकर मेरे मन में आया शायद वो काफ़ी देर से उसे देख रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे जैसे वो शायद थोड़ा दूर हो जाता गया, मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत सी आई, और मैं उठकर खड़ा हुआ और अपनी बहन के पास गया। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश करी। मैंने बोला
कुछ नहीं है, जो कुछ भी था वो चला गया है, हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैंने उसे शांत करने की काफ़ी कोशिश करी पर वो बस रोने लगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था लगातार। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, शांत हो जाओ। पर तभी बाहर के मेन दरवाजे पर किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और मुझे किसी तरह बस इतना पता था कि ये मम्मी पापा में से कोई भी नहीं है और ये कोई बाहर का व्यक्ति था या फिर जो भी था, ये जो कुछ भी था ये सीधा अंदर आया और वो हमारा दरवाज़ा खोलने लगा। पर वो तो हमने अंदर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर रखा था। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे कि कहीं मम्मी पापा के कमरे का दरवाज़ा खुला ना हो, पर शायद उनका भी कमरे का दरवाज़ा बंद था। थोड़ी देर तक ये आवाज़ ऐसे ही आती रही और उसके बाद वो जो कुछ भी था वो वैसे ही वापस चला गया जैसे आया था। हम लोग अपने कमरे में ही रहे। पापा ने बस इतनी आवाज़ दी, क्या तुम लोग ठीक हो? हमने कहा हाँ। कुछ देर के बाद जब फाइनली हमें यकीन हो गया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम सब लोग बाहर निकले और ये देखकर हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी कि बाहर से कोई व्यक्ति हमारे घर में आया था। पर सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि वो शायद इंसान नहीं था, वो कुछ और था। और इस बात को उतनी श्योरिटी से कहने के पीछे भी कई रीजंस हैं जो कि मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि आप बस तभी महसूस कर सकते थे जब ये आपके साथ वाकई में होता। हमें बस इंतज़ार था सुबह होने का। जैसे ही सुबह हुई पापा गाड़ी में सारा सामान पैक करने लगे। इवन मैंने मम्मी को जब सामान पैक करते हुए देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, विच मीन्स कि उन्होंने भी कुछ काफ़ी ज़्यादा भयानक देख लिया था बीती रात को। मुझे तक समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन बस चुप थी, वो किसी से भी नहीं बोल रही थी। पैकिंग वैकिंग करने के बाद हम लोग बस जल्दी से वहाँ से निकले और अपने घर वापस आने लगे। घर वापस आने के बाद भी मेरी बहन बस वैसे ही शांत ही रहती और मुझे लग रहा था कि शायद उसने कुछ ऐसा देखा था जो कि वो भूल नहीं पाई है और उसके ऊपर उस चीज़ का काफ़ी बुरा असर था। कुछ टाइम के बाद मैं सोच रहा था कि शायद ये चीज़ें वक्त के साथ हम लोग भूल जाएंगे, इस पूरी घटना को भूल जाएंगे। पर ठीक एक हफ्ते बाद मेरी बहन ने कुछ ऐसा करा जिससे मुझे पता लगा कि वो इस बात को नहीं भूल पाई थी। मैंने देखा एक दिन वो बस भागने लगी और घर से बाहर भागते हुए सीधा अपनी स्कूटी पर गई और काफ़ी ज़्यादा आफत में कहीं जाने लगी। मुझे कुछ सही नहीं लगा और मैं उसके पीछे पीछे अपनी बाइक लेकर जाने लगा। जब मैं उसके पीछे पीछे गया तो सीधा शहर के बाहर की साइड एक ऐसी जगह पर गई जहाँ पर एक अबैंडन स्टेशन था। वहाँ से ट्रेन भी काफ़ी कम निकलती थी। वहाँ पर थोड़ा सुनसान एरिया में जाके उसने जो किया उसे देखकर मैं हैरान हो गया। उसने अपने ही कुछ कपड़े और अपने कुछ बाल मेरे सामने काट के आग जला के उसमें डाल दिए और ये देखकर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। मैं भागकर उसके पास गया और उसे रोकने लगा। वो बस रोने लगी और उसने बस इतना बोला कि मुझसे वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगे। उसे और कुछ बोलने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं बोला ठीक है, बस घर चलो यहाँ से। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। मुझे समझ नहीं आता कि इस बारे में आखिर करूँ तो करूँ क्या। जितना इस बारे में मैं सोच रहा था उतनी ये बात मेरे मन से जा ही नहीं रही थी। कई बार मन में आता कि अपनी बहन से पूछूं, पर डर रहता था कि उससे इस बारे में पूछूंगा तो उस पर क्या बीतेगी या फिर उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। खैर अब जब वक्त बीतने लगा तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें अब हमारी लाइफ से जा रही हैं। एक साल ऐसे ही चला भी गया, पर एक साल के बाद जो हुआ उससे मुझे पता लगा कि मेरी बहन के ऊपर उस घटना का इफ़ेक्ट आज तक था। मेरी बहन को सीजर का अटैक आया, उसकी आंखें पलट गई और वो बस कांपने लगी। उसे अपनी गोदी में उठाए मैं बस मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा था और उसके मुंह से बस धीरे धीरे आवाज़ निकल रही थी उस जगह का नाम जहाँ पर वो केबिन था, वो फार्म हाउस था। बहुत हिम्मत करता मैं कि इस बारे में अब घर वालों से बात करूं, पर पता नहीं क्यों कभी हिम्मत हो ही नहीं पा रही थी। इस घटना के बाद भी कई बार मैं अपनी बहन को नोटिस करता कि वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करती, पर धीरे धीरे जैसे 3-4 साल बीत गए उसके बाद ये सब कुछ कम हो गया और अब शायद ही इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट मेरी बहन के ऊपर है। पर ये वाले जितने भी साल थे, इन सारे सालों में मैंने अपनी बहन को उस चीज़ से लड़ते हुए देखा है, उस घटना से, उसके ऊपर जो बीती थी। और मैं बस हमेशा यही जानना चाहता हूँ कि उसने उस रात जो खिड़की से बाहर देख रही थी
तो उसे क्या दिख पा रहा था और उसने क्या ऐसा देखा था जिसका इतना बुरा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा था। जानता हूँ इस पूरी घटना को आप किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे हुई होगी, वो चीज़ वैसे हुई होगी, बट फिर वही बात आ जाती है कि किसी भी घटना को बस वही महसूस करता है जिसके साथ वो होती है। और मैं बस अभी आपको एक नरेशन के उससे बता रहा हूँ, तो हो सकता है मैं आपको अपनी भावनाएं ना बता पा रहा हूँ, पर मेरे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस था जो कि हमारी पूरी फैमिली के साथ हुआ था और इसका इफेक्ट आज तक हमारे ऊपर है। ये स्टोरी एक यूएस मिलिट्री के सोल्जर की है और ये उसके साथ अफगानिस्तान में हुई एक सच्ची घटना है। आइए आगे की घटना को उसी के शब्दों में जानते हैं। घटना की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा कहानी का बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं दरअसल साल 2011 में यूएस आर्मी में ज्वाइन हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में हुई थी। जितना मुझे याद आता है शायद वो महीना अक्टूबर या फिर नवंबर का था और मैं एक टीम का पार्ट था जो कि रात के वक्त हमारे कैंप की या फिर यूं कहूँ हमारी पूरी बिल्डिंग की निगरानी करते थे। मेरी जो मैक्सिमम शिफ्ट थी वो रात की ही थी। रात के समय सारे ही गार्ड्स आपस में रेडियो चैनल के जरिए कनेक्ट करते थे और कोई भी खतरा नजर आने पर एक दूसरे से बातचीत करते थे और उसके हिसाब से एक्शन लेते थे। हमारी बिल्डिंग से दूर दूर तक केवल रेगिस्तान था और उस बिल्डिंग को वहां पर बनवाने का मकसद यही था कि हम दूर से आते हुए दुश्मन पर, जो कि मोस्टली आतंकवादी जैसे कि तालिबानी होते थे, उन पर अच्छे से नजर रखी जा सके। हालांकि पीछे वाली साइड पर कई सारे पहाड़ भी थे जो कि व्यू को ब्लॉक भी कर देते थे। पूरी बिल्डिंग में लोहे की वायरिंग करी गई थी और उस पूरे एरिया में कुल मिलाकर 6 सिक्योरिटी कैंप्स थे जो कि रात के वक्त निगरानी करते थे। इन सभी का नाम अलग अलग था और जिस पोस्ट पर मेरे साथ ये घटनाएं हुई थी उसका नाम था पोस्ट डेल्टा। अब वहां पर लेफ्ट साइड वाली जो दीवार थी वो एकदम टूटी हुई सी थी, क्योंकि वहां पर मेरे आने से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले एक हादसा हुआ था। शायद सितंबर का महीना होगा जब एक पिकअप ट्रक जिसमें कि काफी सारा मिलिट्री का ही सामान था वो वहां पर आते टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो सीधा दीवार में आके क्रैश हुआ। उस क्रैश में 2 आर्मी ऑफिसर्स चपेट में आ गए जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे दोनों ही दीवार और ट्रक के बीच में आ गए थे और उनकी बॉडीज भी इस हालत में थी कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था। उस वॉल को साफ सफाई करने का काम तो कर दिया गया था बट वहां पर वॉल बनाने का काम अभी भी अधूरा था। अब उस जगह पर जब से मेरी पोस्टिंग हुई थी उसी समय से मैंने कई सारी बातें वहां पर सुन ली थी, जैसे कि कभी कभी किसी के चलने की आवाजें सुनाई देना, जो लोहे वाली सीढ़ियां थी उनके ऊपर किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज सुनाई देना और भी बहुत कुछ। बट मैं इन बातों पर जानबूझकर ध्यान नहीं देता था क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि ये सब बकवास है और बस काम से मन बहलाने का एक तरीका है। सच कहूं तो उस वक्त जो मेरे मन में सबसे बड़ा खतरा था वो था तालिबानियों के द्वारा करे जाने वाला हमला। तो मुझे याद है मेरी ड्यूटी की पहली रात तो एकदम नॉर्मल सी गई थी और सेकंड रात की ये बात है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। मेरे अलावा पोस्ट पर मेरा एक साथी और था, उसका नाम खैर मुझे याद नहीं है। उस वक्त खैर हम सभी लोग जितने भी सिक्योरिटी वाले थे हम सभी रेडियो पर आपस में कंटिन्यूअसली बातचीत कर रहे थे। इससे 2 फायदे थे, हम सभी को एक दूसरे की सिचुएशन का अपडेट था और दूसरा कि अब में से कोई सो भी नहीं सकता था ऐसे। यही करते करते मेरी नज़र बिल्डिंग के चारों ओर देख रही थी, कुछ ऐसा देखने के लिए जो कि अजीब हो। अब इधर देखने के बाद मेरी नज़र एकदम से ही उस जगह पर गई जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि उस टूटी हुई दीवार के पास। और तब जो मैंने देखा मेरा एकदम से ध्यान वहां पर चला गया। मैंने देखा कि वहां पर मुझे 2 परछाइयां दिखी एकदम साइड बाय साइड, कि वहां पर जैसे 2 लोग मौजूद हों। अब सबसे पहले जब मैंने उन शैडोज को देखा तो मेरे मन में आया कि जो दूसरी पोस्ट थी जो कि उस जगह से सामने की तरफ थी, मुझे लगा कि शायद वहां से वो जो 2 लोग वहां पर खड़े हैं उनकी शैडो वहां पर आ रही है। बट थोड़ी देर में ही एक ख्याल मेरे दिमाग से चला गया
क्योंकि वो जो शैडो थी जो मुझे दिख रही थी वो एकदम साफ दिख रही थी और एकदम नॉर्मल इंसान के साइज की। मतलब कोई शैडो अगर दूर से बनती है तो या तो वो लंबी बनती है या फिर छोटी, बट एग्जैक्ट साइज की नहीं बनती। और दूसरी बात, शैडो अगर दूर से बनती है तो वो धुंधली सी होती है, बट जो शैडोज मुझे दिख रही थी वो एकदम साफ साफ मैं देख पा रहा था। और दूसरी बात, वो दोनों ही परछाइयां एकदम रुकी हुई सी थी, मानो कोई बुत बन के वहां पर खड़ी हूं। मैंने फौरन अपने साथी को बुलाया और उसे वो चीजें दिखाई। उसे भी ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी। अब हम लोग ये सोचकर परेशान होने लगे कि बिल्डिंग के बाहर का छोड़ो, यहाँ पर अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रही है और हमें सिक्योरिटी इश्यूज वहां पर लगने लगे। अब मैं अपनी फ्लैशलाइट उठाया और उसे ऑन करके उस तरफ मारने लगा। और तब जो चीज मैंने देखी वो बेहद अजीब थी, क्योंकि जब मैंने टॉर्च मारी तो उन परछाइयों को वहां से गायब हो जाना चाहिए था, जैसे कि नेचुरली होता है। बट वो परछाई टॉर्च की लाइट के सामने भी वैसे की वैसे ही थी, मानो कोई अदृश्य चीज वहां पर सामने खड़ी तो है और एकदम ठोस भी है, बट वो हमें दिख नहीं रही है और उसकी परछाई वहां पर बन रही है। अब हम उन परछाइयों को देख ही रहे थे कि हमने पाया कि वो परछाइयां धीरे धीरे हमारे बाईं तरफ जा रही थी, उस तरफ जहां पर एक बड़ा टैंक खड़ा था और वो उसके पीछे ही कहीं जा रही थी। बट सबसे अजीब चीज थी उनके चलने का तरीका। वो चल नहीं रही थी, वो दरअसल हवा में तैर रही थी और हवा में तैरते हुए ही उस तरफ बढ़ रही थी। अब तब तक मेरा जो साथी था वो चेक करने के लिए वहां से नीचे उतर चुका था और अब वो उसी तरफ बढ़ रहा था। वो वहां पर जैसे ही पहुंचा वो दोनों ही परछाइयां वहां से गायब हो गई। उसने उस जगह को अच्छे से चेक करा, बट उसे वहां पर कुछ भी अजीब नहीं दिखा। इसके बाद वो वापस आ गया। अब हमने सोचा कि शायद थकान के कारण हमारा दिमाग हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है और यही सोचकर अब हम दोबारा से ही बाकी की जगहों को देखने लगे। बट थोड़ी देर बाद, मुश्किल से कुछ ही मिनटों के बाद, जब हमारी नजर फिर से वहां पर पड़ी तो फिर से एक बार हमने वहां पर उन दोनों परछाइयों को पाया। अब भी वो बिल्कुल वैसे ही वहां पर थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। अब ये चीज हम दोनों को ही काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए हमने फौरन इस बार ये बात हमारे बाकी के साथियों को जो दूसरी पोस्ट के थे उन्हें बता दिया। मैंने उसे अपने साथ हुई सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि लगभग 15 मिनट पहले हुआ होगा। जैसे ही मैंने 15 मिनट वाली बात बोली वो एकदम से ही थोड़ा हिचक कर बोलने लगा। तो क्या बोला तुमने? 15 मिनट पहले? मैंने कहा हाँ। और उसके बाद एकदम से ही मेरी नजर मेरे हाथ में मौजूद मेरी घड़ी पर गई और तब मैंने देखा कि मेरी घड़ी में सुबह के 3:15 हो रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा से ही पैरानॉर्मल और इन सब चीज़ों को मानता रहा हूँ और पर्सनली जो उस वक्त मैंने फील करा वो एक सच्चा डर था, क्योंकि मुझे साफ साफ लग रहा था कि शायद 15 मिनट पहले ही 3 बजे के आसपास मैंने 2 आत्माएं देखी, क्योंकि वो समय भी कुछ ऐसा ही था। द डेविल्स आर। इसके बाद मैं और कुछ भी नहीं बोल पाया। सुबह 4 बजे तक हम दोनों को ही वहां पर वो परछाइयां थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई देती। हम दोनों ने ही आपस में बात करके ये फैसला करा कि शायद ये दोनों आत्माएं उन्हीं 2 सोल्जर्स की थी जिनकी मौत लगभग 1 महीने पहले ही वहां पर एक्सीडेंट में हुई थी। अब जब ये वाली बात मैंने अपने दूसरे दोस्त को बताई जो कि उसी वक्त दूसरे पोस्ट पर तैनात था अगले दिन, तो उसे मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं बस फालतू बातें बना रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि एक काम करो, आज तुम मेरे साथ मेरी पोस्ट पर आ जाओ और हो सकता है तुम्हें भी वो सब दिखे जो कि हमने देखा। इसीलिए मैंने अपनी बीती रात वाले साथी से उस जगह को एक्सचेंज करने के लिए बोल दिया और मेरा वो दोस्त उस रात के लिए मेरे साथ उस पोस्ट पर तैनात था। मुझे उसका पूरा नाम तो याद नहीं, बस उसका सरनेम विल था। हमारी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई और पूरी रात हमारी लगभग अच्छे से जाती रही, लेकिन सिर्फ 3 बजे तक। अब जैसे सुबह के 3 बजे ठीक उसी जगह पर जहां हमने बीती रात देखी थी वहां पर हमें एक बार फिर से कुछ परछाइयां दिखने लगी, वही 2 परछाइयां। और इस बार एक और अजीब चीज हमने जो देखी वो ये कि जहां पर टैंक था वहां पर एक बड़ी परछाई थी और उसकी तरफ वो दोनों छोटी छोटी परछाई हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। अब विल को भी ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी, बट उसने कहा कि मैं इस चीज को देख कर आता हूँ कि आखिर चक्कर क्या है, कहीं ये कुछ और तो नहीं।
ऐसा बोलते हुए विल वहां पर देखने के लिए चला गया। बट एक बार फिर से वैसा ही हुआ जैसे पिछली रात हुआ था। उसे वहां जाने के बाद कुछ भी चीज नहीं दिखी। वहां पर अब कोई परछाई नहीं थी। अब वो वापस आ गया और वापस से इधर उधर देखने लगा। अब हमें थोड़ी देर हुई होगी कि एकदम से ही एक जोर से आवाज आई। ये आवाज थी जो नीचे लोहे की सीढ़ियां थी, उन पर मानो किसी ने कोई चीज दे मारी हो। विल ने फौरन ही अपनी बंदूक निकाल ली और उसके बाद उधर देखने लगा कि वहां पर कौन है। इसके बाद उसने नीचे जाकर भी चेक करा, बट उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया और वहां पर छुपने लायक भी कोई जगह नहीं थी। अब वो ऊपर आया और मुझे घूरने लगा और हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर ये बात सोच रहे थे कि आखिर वो क्या चीज थी जो कि इस तरह की आवाज निकाल रही थी। हमने ये बात बाकी के पोस्ट वालों को भी बता दी। अब ये बातें कर ही रहे थे कि मैंने नोटिस करा कि हमारे जो रेडियो था उसकी बैटरीज खत्म होने वाली थी। इसीलिए मैंने दूसरी पोस्ट पर मौजूद अपने साथी को हमारे लिए रेडियो की बैटरीज लाने के लिए बोल दिया। थोड़ी ही देर में वो बैटरीज लेकर वहां पर आ गया और वो हमारे सामने धीरे धीरे ऊपर सीढ़ियां चढ़ता हुआ आने लगा। अब जैसे जैसे वो ऊपर हमारे करीब आ रहा था, विल वहीं पर सीढ़ी पर खड़ा हुआ चुपचाप बस उसे देख रहा था। और जैसे ही वो ऊपर आया, विल ने उससे तुरंत पूछा, तुम्हारे साथ जो आया था वो कहाँ गया? बट इस पर उस बंदे ने जवाब दिया कि वो तो वहां पर अकेला ही आया है और उसके पास बस बैटरी थी। ये बात सुनते के साथ ही विल को एक जोर का मानो झटका सा लगा और वो पीछे टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ गया, मानो उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। हम दोनों ही अब उसके नजदीक गए और हमने पूछा, आखिर बात क्या है? तब उसने बोला कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, उसे उसके जस्ट पीछे एक आदमी की परछाई दिख रही थी। परछाई क्या, एक पूरी आकृति कि उसके पीछे भी एक और बंदा है जो कि ऊपर आ रहा है। बट जैसे जैसे वो ऊपर आता गया, वो चीज गायब सी होती गई। अब इस पॉइंट तक हम तीनों ही अच्छे खासे डर चुके थे। अगले दिन हमने उस पोस्ट पर वापस काम करने से मना कर दिया और मैंने भी अपनी पोस्ट चेंज करवा ली। विल को भी अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि वहां पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। अब जब मैंने अपनी पोस्ट वहां से चेंज करी, उसके बाद मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ और कुछ हफ्ते शांति से हुई थे। बट वहां पर हमारा एक फ्रेंड है, काइल। हमारी बिल्डिंग के पास में ही एक और छोटी बिल्डिंग है जहां पर काइल का ग्रुप रात में डिफेंस का काम संभालता है। और काइल ने अपने साथ हुई कुछ बातों के बारे में हमें बताया, जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि वो थोड़ा चिल करने के लिए वहां पर बिल्डिंग की छत पर गया था और वहां पर जाने के बाद उसने अपनी सिगरेट को जलाया और इधर उधर देखने लगा। तब उसकी नजर थोड़ी दूरी पर गई तो उसने देखा रेगिस्तान की मिट्टी धीरे धीरे एक छोटे से एरिया में इकट्ठा होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब ये चीज देखने में थोड़ी अजीब थी। उसने कहा कि वो लगातार उसी को देखता रहा और थोड़ी ही दूर में जाने के बाद वो जो रेत रेत सी हवा में उड़ रही थी, थोड़ा धुआं टाइप का, वो एकदम से ही एक इंसान की आकृति में आ गया और एकदम से ही वो पूरी तरीके से इंसान जैसा बन चुका था। ये देखते ही काइल के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा कि वो जो भी चीज थी वो वहां से उसकी आंखों के सामने से इंसानी रूप में रोड के दूसरी तरफ गई और उसके बाद कहीं गायब हो गई। इसके अलावा हमारे एक और साथी जो कि अफगानिस्तान में ही थे, उनके साथ भी वहां पर एक अजीब और डरावनी घटना घटी। अब एक दिन वो, मैं और वहां का लोकल एक अफगानी बंदा जो कि हमारा एक तरीके से दोस्त ही था, हम सभी लोग वहां पर बातें कर रहे थे कि किस तरीके से कई सालों से, कई 100 सालों से अफगानिस्तान में सिर्फ लड़ाइयाँ चल रही हैं, बस कत्लेआम होता है और लोग मारे जाते हैं और ये सिलसिला कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी कारण शायद उस जगह पर एक नहीं बल्कि ऐसी कई सारी आत्माएं हैं जिनको शांति नहीं मिली है और वो बस इधर से उधर भटकती रहती हैं। तब वो जो अफगानी बंदा था उसने बताया कि उसने भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जो कि वहां पर होती ही नहीं थी। उसने बताया कि उसके पापा की डेथ एक आतंकवादी हमले में हो गई थी, बट उसके कई साल बाद एक दिन रात के समय उसके पापा की आत्मा घर के सभी लोगों को दिखाई दी और इतना ही नहीं, वो आत्मा उनके घर के अंदर आई और रात के समय
एक खाली पड़े बिस्तर पर जाकर लेटी भी और उसके बाद कहीं गायब हो गई। कुछ महीनों के बाद मैं तो अफगानिस्तान से वापस यहाँ पर आ गया, बट शायद वो घटनाएं मेरे मन से बाहर निकली ही नहीं कभी। अब मैं जब वापस यूएस आया उसके बाद भी हमेशा मेरी आंखें 3 बजे के बाद अपने आप ही खुल जाती, और जब भी मैं अकेला होता उस वक्त मुझे एक इंटेंस फीलिंग आती कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे इस बात का पक्का पता है कि अफगानिस्तान से कोई ना कोई चीज़ शायद मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी है। ये सारी घटनाएं एक बुरा ट्रॉमा बनकर मेरे मन में बस चुकी हैं और बस हर वक्त मेरे दिमाग में अब ज़्यादातर यही चलता रहता है। मेरा नाम मनीष है और ये घटना साल 2018 की है। तब 2017 में मेरी जॉब लगी थी और उसके बाद से ही मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा था। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था रवि। वो मेरा बचपन का दोस्त था, बट जॉब लगने के बाद उससे ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता था। तो हम लोगों का प्लान यही बनता था कि जब छुट्टियाँ पड़ती थी उस टाइम पर हम लोग साथ में कहीं घूमने चले जाया करते थे। तो ऐसे ही हमारा एक बार प्लान्स बना कि हमारी जब छुट्टी पड़ेंगी बीच में 3 दिन की, तो हम एक फेमस वाटरफॉल देखने जाएंगे जो कि हमारे शहर से लगभग 85 किलोमीटर दूर था। वो दिन में जल्द आ गया, बट उस दिन सुबह सुबह जब मैंने देखा तो रात से ही वहाँ पर तब बारिश हो रही थी। मतलब तेज बारिश नहीं, बट इतनी कि आप भीग जाओगे। बट हमने इस चीज़ को उतना नोटिस नहीं करा और हम लोग घर से निकल गए ये सोचकर कि शायद बारिश धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट बारिश लगातार तेज होती गई और एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें अपनी गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी ये सोच के कि कहीं बारिश की वजह से कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका था, ऊपर से रोड भी टेढ़ा मेढ़ा और बिजी था। उस जगह पर एक्चुअली वैसे हमारा गाड़ी रोकने का मन नहीं था, क्योंकि एक तो अनजान जगह थी, ऊपर से उस टाइम पर वो एरिया थोड़ा सुनसान सा भी था। बट स्टिल हम बस वेट कर रहे थे कि कब बारिश रुके और हम लोग वहाँ से निकल जाएं। वेट करते करते हम दोनों ही आपस में कुछ बातचीत कर करके बात बात पे हंस रहे थे, और तब एकदम से ही कार के अंदर बैठे बैठे ही हमें ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करी हो। अब एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा अजीब था। हम दोनों ही फौरन गाड़ी से उतरे और पीछे देखने लगे, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। डर की बात यह थी कि हमारे थोड़ा सा ही आगे एक खाई थी। हमें लगा कि शायद लगातार बिजली कड़कने के कारण हमें ऐसा फील हुआ होगा, या फिर कोई हल्का भूकंप आया होगा, क्योंकि उस एरिया में भूकंप वगैरह आना एक नॉर्मल सी बात थी। इसके बाद बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, तो हम लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने के लिए तैयार थे और जल्दी हम वहां से निकल भी गए। हम लोग अपने घर से सुबह सुबह निकले थे और लगभग 11:30 बजे के आसपास तक हम लोग वहां पर पहुंच चुके थे, सब बारिश की मेहरबानी। बट वहां पर हम जितना टाइम रुके वहां पर हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जो बेहद अजीब थी। सबसे पहली, जब वहां पर पहुंचे ही थे तब हमारी नजर एक आदमी पर गई जो कि रोड के साइड में बैठा था। हमें नहीं पता था वो क्या कर रहा था। देखने में लगभग उसकी उम्र 50-55 साल की लग रही थी। तब हमारी नजर उसके थोड़ा सा आगे गई। उसके सामने एक कुत्ता था जो कि शायद किसी गाड़ी के नीचे आने से मर गया था और उसकी डेड बॉडी वहां पर काफी गंदी हालत में पड़ी हुई थी। हमने देखा कि वो आदमी जो उसके सामने बैठा है वो उसमें से उसके मांस को धीरे धीरे उठाता और उसे कच्चा ही खाने लगता। ये चीज देखकर हमारा मन इतना ज्यादा खराब हो गया कि बस हम कुछ बोलने के लायक भी नहीं थे और हम लोगों ने फौरन ही वहां से गाड़ी को आगे कर लिया। ये चीज सबसे पहले रवि ने देखी थी और उसके बाद उसने मुझे दिखाई थी, और हम दोनों का ही मूड इस चीज से काफी ज्यादा बेकार हो गया था। बट इसके बाद उसी समय थोड़ा आगे जाने के बाद जब हमने गाड़ी को एक जगह पर आकर रोका तो मैंने वहां पर इस बार एक चीज देखी, और ये सच में बेहद ज्यादा अजीब और डरावनी सी थी। मैंने देखा वो एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 7 या 8 साल की होगी। वो ठंडे से माहौल में सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसके शरीर पर शायद राख लगी हुई थी और वो कुछ तो खा रहा था। अब जो वहाँ पर वो जगह थी उसके ठीक पीछे एक खाई टाइप का एरिया था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से ही उसके करीब बढ़ने लगा और मुझे उसके पास जाने की जिज्ञासा सी हुई। मैं उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा कि एकदम से तभी पीछे से मुझे मेरे दोस्त ने आवाज मारी, वो भी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए।
मैं एकदम से मानो होश में आ गया और तब मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया वहां पर कोई नहीं था और मैं सीधा खाई की तरफ बढ़ रहा था। ये चीज देखने के बाद मेरी रूह कांप गई थी। पीछे रवि के पास और भी कई सारे लोग थे जो कि वहां के लोकल्स थे और हमारे ही बारे में बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर तक वे सभी लोग मेरे आसपास घूमते रहे और उसके बाद वापस अपने अपने काम पर चले गए। इसके बाद वापस आते समय पूरे रास्ते मुझे काफी ज्यादा भारी भारी सा लगता रहा, इतना कि मैं गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकता था और मैंने रवि को ड्राइव करने के लिए बोल दिया था। बाकी के पूरे रास्ते रवि ने ही ड्राइव करा। रात तक हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे और उसके बाद मैं एक शावर लेकर आराम से अपने रूम में आ गया, ये सोचकर कि अब मैं आराम से सो जाऊंगा। मैं फिर सो भी गया और अगले दिन मेरी आंख खुली। जब मेरी नींद खुली तो उस वक्त सुबह के लगभग 6 बज रहे थे और जब मैं इसके बाद ब्रश करने लगा तब मुझे अपने कान से कुछ अजीब सी चीज निकलते हुए महसूस हुई। मैं फौरन घबरा सा गया और मैंने अपने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करा। मैं उसी दिन अपने डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मेरे कान में से सैंपल लिए और टेस्ट के लिए भेज दिए। भले ही मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट मुझे अंदर से कुछ भारीपन सा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। इसी वजह से मैं ये सब कर भी रहा था। 3 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, बस मेरे कान में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लिख दी और उसके बाद मैं रात के वक्त अपना काम वगैरह करके घर लौट आया। मैंने खाना खाने से पहले अपनी एक दवाई ले ली थी और उसके बाद रात के 11 बजे मेरी एक दूसरी दवाई थी और जब मुझे याद आया उसके लिए तब मैंने देखा कि मेरे पास साइड में जग में पानी खत्म हो गया था। इसीलिए मैं किचन में पानी पीने के लिए गया। मैं वहां गया और पानी पी ही रहा था कि एकदम से मेरी नजर के एकदम साइड वाले हिस्से से गई किनारे पर। वो चीज पता नहीं क्यों एक अजीब सी ही नेगेटिविटी मेरे माइंड में ला रही थी। मुझे नहीं पता वो था क्या, कोई शैतान, कोई आत्मा, क्या था मुझे नहीं पता, बट वो चीज मेरे को अपना पीछा करने के लिए शायद बोल रही थी और वो सीधा मुझे मेरी मम्मी के कमरे के बाहर ले गई। उसके बाद एक हाथ जैसी आकृति बनाकर उसने मुझे इशारा भी किया अंदर की तरफ और जैसे ही मैं अंदर गया मैंने देखा वो चीज या आकृति जो भी थी वो मेरी मम्मी के पीछे कहीं गई और उसके बाद एकदम से गायब हो गई। मेरे तो मानो होश ही उड़ गए थे और मैं अगले कई दिन तक इस चीज का बस मतलब समझने की ही कोशिश कर रहा था, बट शायद इसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था मैं उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। इस घटना के लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। इस बात को मुझे तब तो समझने में बहुत वक्त लगा, बट एक बार जब मेरे माइंड में सारी बातें आने लगी तो एकदम से ही मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि शायद ये सारी घटनाएं इसी तरफ इशारा कर रही थी।